हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। जैसा कि आपको पता है कि 19 दिसंबर को आपका यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 वाला एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये आपका रहेगा लास्ट हिंदी का मॉक टेस्ट रहेगा और इसमें से ही बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के लिए चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा ही चांसेस हैं। वो एग्ज़ाम्स में सेलेक्ट करके वो क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए लेकर आई हूँ जो हमेशा ही पूछे गए हुए एग्ज़ाम में हैं। तो कुछ भी इससे बाहर आपका नहीं आएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एक क्वेश्चंस एक मॉक टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि सारा अब तक का जितना भी क्वेश्चंस हम लोग सिलेबस हम लोगों ने पढ़ा था वो सब हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। जैसा कि आपको पता है कि टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको आउट ऑफ आपका 100+ में आउट ऑफ कितने आपके क्वेश्चंस आए हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अनयोक्ति अलंकार है या फिर यमक अलंकार है? तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। तो यमक अलंकार होगा। तो यमक अलंकार की डेफिनेशन क्या होती है? जब शब्दों की आवृत्ति होती है, मतलब एक ही शब्द कई बार आने लगे तो उस शब्द में पर उसके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इस केस में अलंकार कौन सा हो जाता है? यमक अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े न हुजे गुणन बिनु विरद बढ़ाई पाए, कहा धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है कौन सा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार है, प्रतिवस्तुमा अलंकार है और अर्थांतर न्यास अलंकार है या विरोधाभास अलंकार है? तो ये जो आपका आंसर है, तो ये आपका आंसर है जो अर्थांतर न्यास अलंकार है, ये आपका आंसर है। तो अर्थांतर न्यास अलंकार क्या होता है? अर्थांतर न्यास अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें एक सामान्य का विषय से उसके विशेष से सामान्य से समर्थन करना हो। मतलब कि जो आप बहुतों पर लागू हो, एक ही चीज़ क्या है बार बार करके अलग अलग बारों पे उसको यूज़ किया जाए। एक ही वर्ड को, मतलब जैसे कनक होता है, कनक को सोना भी कहते हैं और उसको धतूरा भी कहते हैं। तो एक ही वर्ड का डबल मीनिंग होता है, तो वहाँ पे अर्थंतर यास होता है, मतलब अर्थ का अंतर हो और उसका उस अंतर का अलग अलग मीनिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें अब कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पे आप देखकर बताइए कि आपका कौन सा अलंकार होगा। उपमा अलंकार होगा, रूपक अलंकार है, मानवीकरण है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें से कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। तो उपमा अलंकार में क्या होता है? जो भिन्न पदार्थ होते हैं सादृश्य प्रतिपादन उनके 4 होते हैं, मतलब एक ही जैसे ही वर्ड वो यूज़ किए जाते हैं, वर्ड होते हैं, जैसे सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सदृश, समान। तो इस तरीके से आपको कुछ वर्ड मिलते हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? उपमा अलंकार यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या है? नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार? उल्लेख है, उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है। तो कौन सा है? उल्लेख। कौन सा होगा? उल्लेख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, व खाए बौरात नर या पाए बौराए। इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा होगा, यमक होगा, अनुप्रास होगा, श्लेष होगा। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, किसकी आप क्या है इसमें? यमक अलंकार होगा, क्योंकि इसमें कनक कनक 2 बार आया हुआ है। नेक्स्ट है, चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? कौन सा? चरण कमल बंदो हरि राई। इसमें श्लेष होगा, उपमा होगा, रूपक होगा, अतिशयोक्ति होगा। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें अलंकार होगा
रूपक अलंकार होगा। इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरर मरर खुल गए अरर रफस्फुटों से में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे चरर मरर खुल गए अरर रफस्फुटों में अनुप्रास, श्लेष, यमक और उत्प्रेक्षा, तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा और उपमा। तो यहाँ पे तरनी तनुजा तट तमल तमाल तरुवर बहुछाए में अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनु शिव सत आशीष हमारी पूजही मन कामना तुम्हारी, इसमें कौन सा है आपका? यहाँ पे छंद पूछा है, तो यहाँ पे कौन सा छंद होगा? बरवै, सोठा, दोहा और चौपाई। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? छंद होगा। सॉरी, यहाँ पे कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, तो दोहे से उल्टा क्या होता है? कौन सा छंद है? रोला है, चौपाई है, सोरठा है और बरवे। तो इसका सही आंसर क्या है? सोरठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाही पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बांधियो आगे कौन हवाल। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा छंद होगा? दोहा होगा, सोठा होगा, बरवे होगा, छप्पे होगा। तो यहाँ पे जो छंद है वो कौन सा है? दोहा है। क्या है? दोहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो जो सममात्रिक छंद है, मतलब जिसमें इवन और ऑड छंद आते हैं, वो वाले मात्राएं कौन सी होती हैं? दोहा होते हैं, सोठा होते हैं, चौपाई होते हैं और ये सभी होते हैं। तो ये क्या होता है? चौपाई होते हैं। क्या होते हैं? जो सममात्रिक छंद होते हैं उनको चौपाई कहते हैं। नेक्स्ट है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? जिसमें चार चरणों और सबकी मात्राएं समान हो तो उसे क्या बोलेंगे? सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्धसम या ये सभी। तो उसका सही आंसर क्या है हमारा? सममात्रिक छंद कहते हैं। नेक्स्ट है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। कोई भी छंद इसमें विभक्त रहता है, ठीक है? कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? तो वो चरणों में रहता है, यति में रहता है या दोनों में ही रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी छंद होता है वो दोनों ही विभक्ति में रहता है। नेक्स्ट है, शोभित कर नवनीत लिए घुटरिवन चलत रेणु तट मंडित मुख धति लेप किए, इनमें से कौन सा रस है? तो आपको बताना है, श्रृंगार रस है, हास्य रंग है, करुण रस है, वात्सल्य रस है। रस का एक वीडियो ऑलरेडी आपको बना है और आप उसमें जाके देख सकते हैं। क्लियरली आपको ऑल डेफिनेशंस दी गई हैं ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर सके। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? वात्सल्य रस होगा। नेक्स्ट है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो इसमें क्या है, जो मीरा जी हैं वो बोल रही हैं कि जो मेरे गिरधर गोपाल हैं उनसे जैसा कोई दूसरा नहीं है, उनके सिर पे मुकुट होता है वही मेरा पति होगा। तो ये कौन सा रस है? यहाँ शांत है, श्रृंगार है, करुण है और हास्य। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, उत्साह, हास्य और क्रोध। जो वीर रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। मैंने आपको जब रस पढ़ाए हैं तो उसमें भी ये भी बताया है कि किस रस का कौन सा भाव होता है, कौन सा स्थायी भाव होता है, ठीक है? तो वो वीडियोस आप जरूर से देखिए। किस रस को रस राज कहा जाता है? तो जो श्रृंगार रस होता है उसी को सारे रसों का राज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस राज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख है? तो जो भरत मुनि है तो उनमें स्थायी भाव है, शांत है, अनुभाव है या व्यभिचारी है। तो वहां पे कौन सा है? शांत है। नेक्स्ट मूव करते हैं, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? ये भी आपको बताया है कि सारे भावों की, स्थायी भावों की कितनी होती है, संचारी भावों की कितनी होती है। स्थायी भावों की 9 होती है तो संचारी भावों की कितनी होती है? 33 होती है।
नेक्स्ट है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे कुछ लोकोक्तियाँ आपको दिए गई होंगी और कुछ मुहावरे होंगे, तो आपको पहचाना है कौन लोकोक्तियाँ हैं और कौन मुहावरे हैं और उनका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे पूछा है बिल्ली को पहले ही मारना चाहिए का क्या अर्थ होगा? भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, दुश्मन पर पहले ही वार कर देना चाहिए, रौब पहले ही दिन पड़ता है फिर नहीं, या बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा भय का शमन शुरू होते ही उसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए, यानी कि पहले ही जब आपको डर लगे किसी भी चीज़ का, उस डर को पहले ही खत्म कर देना चाहिए। जैसे अभी बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा होगा, कल एग्जाम है, कैसे होगा, क्या करेंगे, इतनी प्रिपरेशन हुई, क्या आएगा क्या नहीं आया होगा, तो वो सब टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम देंगे तो जितना आपका सही होना होगा उतना बहुत अच्छे से होगा। बट अगर आप थोड़ा घबरा कर देंगे या बहुत ज़्यादा परेशान होके देंगे, टेंशन में रहेंगे, माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, तो जो आपको आता भी होगा तो भी आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और उस चीज़ को भूल भी जाएंगे। तो आराम से आप टाइमली आप सो जाइएगा और मॉर्निंग में टाइमली उठ के आप एग्ज़ाम देने अपने जाइएगा, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तूल डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या होता है? कि दोनों विद्वान हैं, दोनों तत्वज्ञ हैं, या दोनों मूर्ख हैं, या दोनों चालाक हैं। मतलब एक दूसरे से क्या कह रहा है, तू डाल डाल मैं पात पात, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि दोनों ही चालाक है, मतलब दोनों ही एक जैसे चालाक हैं। नेक्स्ट है जैसी बाहें बयार पीठ तब तैसी दीजिए, मतलब जैसी बाहें बयार, जैसे कोई हाथ अब आपका बयार करे या बोले वैसे ही आपको पीठ देनी चाहिए। जैसे समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में ना फंसा जाए, या पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसी बाहें बहार पीठ तब तैसी दीजिए, तो इसका है समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, मतलब जैसा समय हो वैसा ही काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर है, इसका अर्थ क्या होगा? मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि ही होती है, मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, ओछे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने पढ़ते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, तो इसका सही आंसर होगा कठिन काम शुरू करने पर कष्ट सहन करने पड़ते हैं, यानी कि जब आपने कोई एक काम शुरू कर दिया तो उसके बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कठिनाई आ रही है, अब उससे क्या घबराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन लोक से मथुरा न्यारी, तो इसका आंसर क्या सही होगा? अर्थ क्या होगा? बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना, या कृष्ण भक्ति करना। तो इसमें क्या है? तीन लोक से मथुरा न्यारी, यानी कि जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना, किसी चीज की जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना, आप उससे क्या कह सकते हो कि तीन लोक से मथुरा न्यारी है, कि मथुरा क्या है, तीनों लोग की अगर बात करें उसमें मथुरा एक क्या है, सबसे अच्छी सबसे न्यारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खग जानिए खग ही की भाषा, तो इसका क्या अर्थ होगा? पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सहराते हैं, पक्षी अपनी 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 भाषा स्वयं समझते हैं, या पक्षी की तरह बोलना। तो खग जाने खग ही की भाषा, तो जो समान वृत्ति वाले लोग होते हैं वो एक ही जैसी भाषा को समझते हैं, कोई और उनकी भाषा को नहीं समझ सकता। नेक्स्ट है हथेली पर सरसों नहीं जमती, तो इसका अर्थ क्या होगा? सरसों के लिए सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं, हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता, या सफलता समय पर आती है। तो इसका सही आंसर क्या है? काम के लिए क्या होगा यहाँ पे? आपका काम के लिए समय चाहिए, जब चाहे तब काम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि बच्चे अब एग्ज़ाम आ रहा है तो आप सडन उठो कि अरे अब मेरा एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम है तो हमको पढ़ना है, लाओ लिए ये पढ़ लें, या फिर ये सोचो अरे हमें तो आता ही है, हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे बस मेरा हो जाएगा, लाओ ये देख ले। ऐसा नहीं होता है, जब हमें ज़रूरत होती है तब नहीं कर सकते, हमको उस ज़रूरत के अकॉर्डिंगली पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है और पहले से उसको करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध,
का अर्थ है क्या है? घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं है, घर घर में मिट्टी के चूल्हे हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर है, या घर का भेदी लंकाटा है। तो घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। तो मतलब क्या है, जो घर के ज्ञानी होते हैं उनको सम्मान नहीं मिलता है। ठीक है, जो घर के ज्ञानी है उनको कभी भी सम्मान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना। तो इसका अर्थ क्या होगा? अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अंधेरे में कोई चीज मिल जाना, अपात्र को सफलता मिल जाना, शेयरों में भारी लाभ होना। तो मीन्स क्या है, अंधे के हाथ बटे लगना मतलब एक ऐसे इंसान को सफलता मिल जाना जिसने उस सफलता के लिए कुछ भी प्रयास ना किया हो। नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसका क्या होगा? अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन, अत्यधिक बोलना, संभल कर ना चलना, छोटी छोटी बात की प्रशंसा करना। तो अध जल गगरी छलक जाए मतलब एक ऐसा मनुष्य जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है और वो क्या कर रहा है, अपना ज्ञान को प्रदर्शित कर रहा है। तो अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन। नेक्स्ट है आप डूबे तो जग डूबा। इसका क्या अर्थ होगा? बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, या सबको अपने समान समझना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो आंसर है, बुरा आदमी सबको क्या कहता है? बुरा ही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थाली का बैंगन। इसका आंसर क्या होगा? सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल, अधिक चिकना या चौड़ा होना। तो थाली का बैंगन मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति, जिसका कोई सिद्धांत नहीं होता है, वो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, कभी इसकी हाँ में हाँ मिलाएगा कभी दूसरों की हाँ में हाँ मिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसमान से बातें करना का क्या अर्थ होता है? पागल हो जाना, तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा होना, या बहुत परिश्रम करना। तो आसमान से बातें करना मतलब क्या होता है? बहुत ऊंचा होना, मतलब जिससे लंबी लंबी हाँकना, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है माथा ठनकना का अर्थ है, माथा ठनकना का क्या अर्थ होगा यहाँ पे? उदास होना, नुकसान होना, सिर दर्द होना, शक हो जाना। यानी कि माथा ठनक गया यानी कि क्या हो गया? शक हो गया। नेक्स्ट है आंखें चुराना का अर्थ क्या होता है? कतराना, धोखा देना, ठगना, या चाल चलना। तो आपका क्या होता है जब आंखें चुराना? तो लोग क्या करते हैं? कतराते हैं, पीछे हटते हैं, छिपते हैं। आंखें चुराने का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा मुहावरा नहीं है। आस्तीन का सांप, उल्लू बनाना, कमर टूटना, दूर के ढोल सुहावने। तो दूर के ढोल सुहाने ये एक लोकोक्ति है। नेक्स्ट है डींग हाँकना। डींग हाँकना का अर्थ क्या होता है? शेखी बघारना, बुराई करना, निंदा करना, या हंसी उड़ाना। तो डींग हाँकना मतलब होता है शेखी बघारना, बड़ा बड़ा बोलना, ऐसा बोलना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, बट जब टाइम आए और तब ना कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ का मैल का अर्थ क्या होता है? हाथ का मैल का अर्थ क्या होगा? तुच्छ वस्तु होगी, कीमती वस्तु होगी, महंगी वस्तु होगी, या भारी वस्तु, मतलब तुच्छ वस्तु जिसका कोई मूल्य नहीं है। नेक्स्ट है डोरे डालना। डोरे डालने का अर्थ क्या है? प्रेम में फांसना, दुखी करना, बांधना, या फंदे डालना। तो डोरे डालने का अर्थ क्या है? प्रेम में फांसना। नेक्स्ट है सफेद झूठ का अर्थ। सफेद झूठ का क्या अर्थ होगा? शिष्ट होना, पूर्णता, असत्य, अभिमान और शिष्ट। तो सफेद झूठ मतलब पूरी तरीके से असत्य बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का क्या अर्थ होता है? कि होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना, या मूर्ख होना। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का मतलब क्या है? अनुभव होना, कि हाँ मैं उड़ती चिड़िया के पंख भी गिन सकता हूँ, यानी कि मुझे उस काम में क्या है? अनुभव है। चिकना घड़ा होना, इसका क्या अर्थ है? चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज होना, भयभीत होना। तो चिकना घड़ा होना का अर्थ है निर्लज होना, मतलब बिल्कुल भी शर्म ना होना, हमेशा चिकना घड़ा जब देखो तब फिसलता रहता है, कि किसी भी कोई कुछ भी कह दे, किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं होना। नेक्स्ट है तलवार की धार पर चलना। इसका अर्थ क्या होगा? नुकीला होना, पराजित होना, ईर्ष्या करना, कठिन कार्य करना। तो तलवार की धार पर चलना मतलब क्या होता है? कठिन कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कान काटना। कान काटने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कटखना होना, चतुर होना, मूर्ख होना, या विनम्र होना। यानी कि जो कान काटना मतलब वो क्या होना? चतुर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामचरितमानस एक धर्म ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है,
रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है या रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है? तो इसका सही शुद्ध रूप क्या होगा? ये होगा रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे बताना है आपको, वह कितना सुंदर है, वह कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, वह कितना सुंदर दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति की आत्मा डैश हो, तो जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है या कोई नहीं? तो इसका सही क्या है? जिस व्यक्ति की आत्मा उतना, हाँ, जिस व्यक्ति की आत्मा वह उतना ही महापुरुष होता है, बड़ा महापुरुष होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है या उनके एक पुत्र है? तो उनके एक पुत्र है। इसका सही आंसर क्या है? उनके एक पुत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है या पिछले सोमवार को स्कूल बंद था? तो इसका सही आंसर है पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। पिछले मतलब जो बीत गया। क्या है? पिछले मतलब जो बीत गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके इन्हीं गुणों के कारण ही तो आप लोग डैश हैं। तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते हैं, अघाते नहीं, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपकी इन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे वो आपका प्रश्नवाचक है, आपका निषेधवाचक है, विस्मयवाचक है या इच्छावाचक है? तो ये साइन आपका कौन सा होता है? विस्मयवाचक का। कौन सा है? विस्मयवाचक। रानी घर जा रही है, ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। ये वाक्य वाला भी चैप्टर मैंने आपको करवाया है, सारे थ्योरी के चैप्टर्स मैंने आपको करवाए हैं, तो उनको एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आपका ज़्यादा वीडियोस लॉन्ग नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो आप इजीली उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है? तो अर्धविराम कौन सा है आपका? ए, बी, सी, डी। तो अर्धविराम हमारा कौन सा है? बी। तुम यह काम मत करो, इसमें क्या है? आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है या विस्मयवाचक? तुम्हें यह काम मत करो, तो मना किया जा रहा है, तो ये क्या है? निषेधवाचक। हो सकता है राम का काम बन जाए, तो यहाँ पे क्या है आपका? निश्चयवाचक है, आपका प्रश्नवाचक रहेगा, संदेहवाचक रहेगा या आपका अल्पवाचक रहेगा? तो यहाँ पे पूछा है ना, हो सकता है राम का काम बन जाए, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आएगा संदेहवाचक। क्यों? क्योंकि संदेह है कि हाँ हो सकता है कि ऐसा हो जाए, कंफर्म तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? तो उन्होंने क्या पूछा? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू जी का नाम ना सुना हो? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की गाय दूध देती है, ये कौन सा है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन सा है? सरल वाक्य है कि राम की गाय दूध देती है, तो सिंगल हो गया। राम घर गया, उसने माँ को देखा, का संयुक्त वाक्य बनाना है। राम ने घर जाकर माँ को देखा, ठीक है, या राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? राम घर गया और उसने माँ को देखा। नेक्स्ट है, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, इसमें कौन सा है? सरल वाक्य होगा आपका, संयुक्त वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा या आपका इनमें से कोई नहीं होगा? तो आप भी देख के क्वेश्चन बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आपका, कि राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं खेलता है। तो ये आंसर कौन सा होगा हमारा? सरल वाक्य कौन सा है? राम क्रिकेट खेलता है, सॉरी, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, ये आपका हो जाएगा
मिश्र वाक्य। कौन सा है हमारा ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, ये कैसा है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है और इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है, व्यंग लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करते हैं। तो कैसे लेखक सामाजिक पर व्यवहार करते हैं? अनुरूपता का, अभिरामता का, संगति का, विद्रूपता का। तो किसका करते हैं? विद्रूपता का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देशभक्ति के लिए विदेश शासक के अन्याय का कोई भी रूप था। कैसा रूप था? असहाय रूप था, दुखद रूप था, त्याज्य रूप था और सहाय रूप था। तो देशभक्ति के लिए विदेशी शासक का अन्याय का कोई भी असहाय रूप था। क्या था आपका? कोई भी असहाय रूप था। नेक्स्ट है, व्यक्ति को किंकर्तव्य मूड बना हो देती है। जो डैश व्यक्ति को किंकर्तव्य विमूढ़ बना देती है। दुविधा, सुविधा, विविधा और अमिता। तो इसका सही क्या होगा? दुविधा। इसका सही आंसर क्या होगा? दुविधा। रसायनों ने मिट्टी की डैश को नष्ट कर दिया है। उपलब्धता को, उत्पादकता को, पवित्रता को, गरिमा को। तो रसायनों ने मिट्टी की उत्पादकता को क्या कर दिया है? गरिमा, उत्पादकता को नष्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदत्त के बाण से डैश पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। तो देवदत्त के बाण से डैश हत, आहत, निहित और हताहत। तो इसका आंसर क्या होगा? देवों के बाण से, देवदत्त के बाण से आहत पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। अज्ञेय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश बताइए। जो अज्ञेय होगा उस किसके लिए है? जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके। तो अज्ञेय मीन्स होता है जिसे जाना ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द बताइए। जो वीर पुत्र को जन्म देती है उस स्त्री को क्या कहा जाता है? वसुंधरा, माता, जननी और वीर प्रसू। तो उसको कहा जाता है वीर प्रसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण, जो निर्गुण का मीन्स क्या होगा? जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे है, जो सत्व, रज व तीनों गुणों से युक्त है, जिसमें मल ना हो, जिसमें कोई मूल ना हो। तो इसका सही आंसर होगा जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे है, वो क्या है? निर्गुण। नेक्स्ट है, वह वस्तु जो नाशवान हो, मतलब ऐसी वस्तु जिसको नाशवान हो तो वो क्या होगी? नश्वर होगी, शाश्वत, अमर या अलौकिक। तो वो कौन सी होगी? नश्वर। नश्वर। नेक्स्ट है, आयु में बड़ा व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं? कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, पूजनीय। तो उसको क्या कहते हैं? ज्येष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। प्रोन्नति, पदोन्नति, पदावधि और पदावनति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे होगा अनुशासन कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, मतलब होता है पदावत्ति। क्या होता है आपका? आपका होता है पदावनति होता है। क्या होता है? ये गलत हो गया, आपका होगा यहाँ पे पदावनति। क्या होगा? पदावनति। नेक्स्ट है, हर काम को देर से करने वाला। जो हर काम को देर से करे उसे क्या कहेंगे? दीर्घदर्शी, दूरदर्शी, विलंबी या दूरसूत्री। दीर्घसूत्री, उसको क्या कहेंगे? दीर्घसूत्री। नेक्स्ट है, जो शत्रु की हत्या करे उसे शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांक और निर्दय। तो उसका आंसर क्या होगा? शत्रुघ्न, मतलब जो शत्रु की हत्या करे, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी और अतलदर्शी। तो आपका सही आंसर है पारदर्शी। नेक्स्ट है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप से में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की जो ब्रज बोली है वो किस भाषा में है आपकी? राजभाषा में है, तकनीकी भाषा में है, राष्ट्रीय भाषा या काव्य भाषा? तो हिंदी की विशिष्ट बोली जो जो ब्रज भाषा है वो हमारी राजभाषा है। क्या है? राजभाषा, जो राज में बोली जाती है। भारतवर्ष में हिंदी की आपको किस वर्ग में रखेंगे? ठीक है, तो जो वो भारतवर्ष में अगर हिंदी को देखा जाए तो वो किस में होगी आपकी? राजभाषा में होगी, राष्ट्रीय भाषा में होगी, विभाषा में होगी या तकनीकी में होगी? तो आपका जो इसमें जो भारतवर्ष में हिंदी है वो क्या है? हमारी राज्य भाषा है। क्या है? हिंदी राज्य भाषा है। क्यों? क्योंकि
भारत में पूरी जगह पे हिंदी नहीं बोली जाती, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृति से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से, किससे हुआ है? अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो कौन सी नहीं आती है? तेलुगु नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? अगर यहाँ पे देखा जाए तो भारोपीय की है, द्रविड़ की है, ऑस्ट्रिक की है, चीनी तिब्बती की। तो हिंदी की भारोपीय भाषा की परिवार की क्या है? भाषा है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, तमिल, संस्कृत, उर्दू। तो कौन सी बोली जाती है? भारत में हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट है एक मनई के दुई बेटवे रहीमन, ओह माँ लहुरा अपने बाप के कहिस, दाता धन माँ जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस भाषा में है? भोजपुरी में है, कन्नौजी में है, अवधी में है, या खड़ी बोली में है? तो ये आपका कौन सी उसमें है? अवधी में। ये कौन सी में है? अवधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है? पाली भाषा। कौन सी भाषा है? पाली भाषा। नेक्स्ट है ब्रजबुली नामक नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से कौन सी लैंग्वेज जानी जाती है आपकी? पंजाबी, मराठी, गुजराती और पुरानी बंगला। तो जो ब्रजबुली है वो अब पुरानी बंगला के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वो आपसे पूछी गई है। तो गुजराती, उड़िया, सिंधी, मराठी। तो कौन सी लिखी जाती है? मराठी देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट है ढूंढाड़ी बोली जाती है। तो ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है आपकी? पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, या उत्तरी राजस्थान में? तो जो ढूंढाड़ी बोली है वो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं उनको क्या बोला जाता है? वर्ग के वो प्रथमाक्षर होते हैं, वर्ग के तृतीयाक्षर होते हैं, वर्ग के चतुर्थाक्षर होते हैं, या वर्ग के पंचमाक्षर? जो अनुनासिक होते हैं वो वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, यानी कि वर्ग के पांचवें अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो अगर हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या देखें तो कितनी होती है? 11 होती है। नेक्स्ट है या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो जो या रा लावा होते हैं उनको किस वर्ग के व्यंजन बोले जाते हैं ये आपको बताना है। सही आंसर होगा अंतस्था। कौन सा होगा? अंतस्था। नेक्स्ट है अनुनासिक का संबंध होता है, किससे संबंध होता है अनुनासिक का? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छ, श, त्र, ज्ञ। तो कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? आपको वो व्यंजन बताना है। तो जो श से षटकोण होता है वो संयुक्त व्यंजन नहीं होता है, वो सिर्फ एक व्यंजन होता है। ताल्व व्यंजन होते हैं तो वो कौन से होते हैं जो ताल्व से बोले जाते हैं? च, छ, ज, झ, या ट, ठ, ड, ढ, ता, था, द, ध, या प, फ, ब, भा। तो इसमें जो ताल्व होते हैं वो च, छ, ज, झ होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? तो अयोगवाह इसमें कौन सा है? विसर्ग है, महाप्राण है, संयुक्त व्यंजन है, अल्पप्राण है? तो इसका सही आंसर होगा विसर्ग होगा। कौन सा होगा? विसर्ग। नेक्स्ट है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? जब बोलेंगे छ तो आपको क्या सुनाई देता है? आपको वो बताना है। छ किस पे सुनाई देता है आपको? दंत है, ओष्ठ है, ताल्व है, या वत्सर है? तो यहाँ पे आपको देख के आंसर बताना होगा कि ये आपका कौन सा आंसर होता है जो आपका कैसे सुनाई देता है? छ। छ आपने बोला तो आपका कौन सा आंसर सुनाई देगा आपको वो देख के बताना है। तो जल्दी से देख के बताइए क्या होगा इसका आंसर। कौन सा है हमारा? ताल्व। कौन सा होगा? ताल्व होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व स्वर है?
तो पार्श्व स्वर कौन सा है? अ, ई, ज, ढ। तो पार्श्व स्वर हमारा कौन सा होता है? अ होता है। आ कौन सा स्वर होता है? पार्श्व स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? इसमें से पूछा गया है कि टा का वर्ग नहीं होगा, वो कौन सा है हमारा? तो टा का वर्ग इसमें क्या नहीं है? जैसे टा, ठ, डा, ढा है तो वो क्या नहीं होता? घा। घा टा के वर्ग में नहीं आता। निम्नलिखित वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 32, 36, 33 और 36, यानी कि 32, 34 और 33 और 36, तो कितनी होती है? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है, सॉरी 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो आपको पता है जो इया होता है वो कोई स्वर नहीं होता, वो एक व्यंजन होता है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के लास्ट में क्या लिख जाए? आ लिख जाए, तो उन्हें क्या करेंगे? अनुस्वर बोलेंगे, अयोगवाह बोलेंगे, अंतस्था बोलेंगे, अकरांत बोलेंगे। तो उनको क्या बोलते हैं? अकरांत बोलते हैं, क्योंकि अंत हुआ ना किससे? आ से, तो ई होगा तो इक्रांत बोलेंगे। छ वर्ण का किसके योग से बनता है? जो छ से क्षत्रिय होता है वो किसके? क श से बनता है, क च से बनता है, क छ से बनेगा, ये क श से। तो इसका सही आंसर क्या है? क और श है। नेक्स्ट है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन आपको बताना है कौन सा है, वो है आपका ज्ञा है। ये आपका जा और इया शब्द से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो प्रोनाउंशिएट करके देखिए, त, न, द, ट। तो इनमें से कौन सा नहीं है जो हमारा दंत है? तो क्या है? ट। नेक्स्ट है, चातक सुवातित की बुद्धि बूंद का प्यासा होता है। तो चातक सुवाती की बूंद का प्यासा होता है। स्वाति, स्वाति का करेक्ट आपका शुद्ध क्या है? स्वाति, स्वाति या स्वाति, तो इसका करेक्ट वन क्या है आपका? स्वाति। नेक्स्ट है, साहित्य और समाज का अन्याय श्रोति संबंध है, तो किससे है? अन्याय याश्रित का है, अन्योन्याश्रित का है, या अन्याश्रित का है, या अन्याश्रित का है? तो ये अन्योन्याश्रित का है। क्या है? अन्योन्याश्रित का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। तो व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, तो इसमें व्यवहारिक क्या है आपका? कौन सा सही है? व्यवहारिक, व्यावहारिक, या व्यवहारिक, या व्यवहारिक? तो इसका सही आपका कौन सा होगा? इसका सही है हम लोगों का व्यवहारिक। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र है, तो इसमें अतिशयोक्ति कौन सा सही होगा आपको ये बताना है। अतिशयोक्ति होगा, अतिशयोक्ति होगा, या अतिशयोक्ति होगा, या अतिशयोक्ति? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? अतिशयोक्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे इसका सेकंड आपका क्या होगा? डी वाला करेक्ट होगा। क्या होगा? अतिशयोक्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो यहाँ पे सही शब्द आपको देख के बताना है। ज्योत्सना होगा, ज्योत्सना होगा, या ज्योतिषाना होगा, या ज्योत्सना होगा। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? बी वाला है, ज्योत्सना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी और सन्यासी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? फर्स्ट है सही, सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। इसमें भी सही बताना, शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक और शारीरिक। तो इसका हमारा सही शब्द कौन सा होगा? फर्स्ट वाला होगा। क्या होगा? शारीरिक। इसमें भी सही बताना है, अधिशासी होगा, अधिशासी होगा, अधिशासी होगा, या आपका कौन सा होगा? अधिशासी होगा। इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो आप देखकर बताइए क्या होगा। इसका हमारा सही आंसर है फर्स्ट, अधिशासी है। नेक्स्ट है, इसमें भी सही बताना है। सही क्या होगा? कवित्री होगा, कवियत्री होगा, या कवित्री होता है, या कवियत्री होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कवियत्री है। शुद्ध इसमें बताना है, नक्षत्र, नक्षत्र, नक्षत्र और नक्षत्र। ये नक्षत्र है, ये नक्षत्र है, तो यह हो गया होगा नक्षत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सही लिखा है? श्रृंगार में कौन सा सही है? ये आपका बी वाला सही है।
इसमें आपसे पूछा है कौन सा सही हो गया, अध्येयता, अधीयता, अध्यात और अध्येयता। तो इसका सही अब हम लोगों का क्या होगा, अध्येयता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से व्यंजन संधि आपको बतानी है कि इसमें से जो व्यंजन संधि होगी वो किसकी होगी, आपकी सप्तऋषि की होगी, निराधार की होगी, सत्कार की होगी, हिमालय की। तो जो व्यंजन संधि होगी वो किसकी होगी, सत्कार की होगी। नेक्स्ट है आ और ई ए बनता है, तो स्वर की संधि से कौन सा भेद होगा आपका, दीर्घ संधि होगा, गुण संधि होगा, यड़ संधि होगा और वृद्धि संधि होगा। तो ये कौन सी संधि होगी, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निराधार में प्रयुक्त संधि है, तो निराधार में कौन सी संधि है आपकी, ये बताना है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि और इनमें से कोई नहीं। तो निराधार में कौन सी होती है, विसर्ग संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, आपको बताना है। अतएव में होगी, सज्जन में होगी, नरेंद्र में होगी या सदैव में। तो अतएव में क्या होगी, विसर्ग संधि होगी। निविकार, निविकार में आपकी कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। निविकार होगा, निर्विकार होगा, निविकार होगा या निविकार होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, निर्विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, सज प्लस जन, सत प्लस जन, सज्जन या सजन। तो इसका सही है क्या है आपका, सतजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, जो निरुत्तर शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। निरुत्तर शब्द का शुद्ध विषय आपका नि उत्तर होगा, नि उत्तर होगा, नितर होगा या नि उत्तर होगा। तो आपका जो सही आंसर होगा निरुत्तर में वो कौन सा आंसर होगा हमारा, नि उत्तर होगा। कौन सा होगा, नि उत्तर। नेक्स्ट है मनः भाव, नेक्स्ट क्या है हमारा, मनः भाव। ये क्या है, मन भाव होगा, मनोभाव होगा, मन याव होगा या मनवा होगा। तो इसका क्या होगा आंसर, मनोभाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त है, तो जो सावधानी शब्द है उसमें क्या प्रयुक्त किया गया है, ई धानी आनी। तो जो संयुक्त शब्द है उसमें लास्ट वाला क्या आपका ई है, ई आनी धानी। तो इसका लास्ट में क्या होगा, सावधानी में, तो सावधान प्लस ई सावधानी। कनिष्ठ शब्द में प्रत्यय क्या है, प्रत्यय मतलब जो हम किसी भी वर्ग शब्द के लास्ट में जोड़ते हैं। तो इष्ट है, ईस्ट है, इष्ट है और इष्ट है। तो इसका जो सही होगा वो क्या होगा, इष्ट है। क्या होगा हमारा सही, इष्ट है। नेक्स्ट है पुरोहित में उपसर्ग क्या होगा, जो पुरोहित में उपसर्ग है वो क्या होगा, पुरुष होगा, पुरा होगा, पुरा और पुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पुरा। अनवत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा, अन होगा, अ होगा, अव होगा, अवन होगा। तो अवनत में क्या होता है, अव है। नेक्स्ट है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो ओढ़ना शब्द है उसमें क्या है, उपसर्ग नहीं है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो किस का हुआ है, सम का, सन का, सम्स का और सन का। तो संसार इसमें संस्कार में सम शब्द का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, जो चिरायु शब्द है इसमें क्या प्रयुक्त है, ची, चिर, आयु और आयु। तो इसका सही आंसर है चिर। धुंधला शब्द में प्रयुक्त हुआ है, तो धुंधला शब्द में क्या प्रयुक्त हुआ है, धुंध, धुंध, धुन और ला और इनमें से कोई नहीं। तो धुंधला में क्या हुआ है, ला प्रयुक्त हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है, तो यहाँ पे बताना है जो पंचवटी है तो पंचवटी में कौन सा समास होगा, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो यहाँ पे द्विगु, इसका आंसर क्या है हमारा, द्विगु। नेक्स्ट है मृगनयनी में कौन सा समास है, मृगनयनी है उसमें आपका कौन सा समास है, अव्ययीभाव है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है या आपका बहुव्रीहि है। तो जो पंच आपका ये है मृगनयनी, तो मृगनयनी में कौन सा समास है हमारा, कर्मधारय। कौन सा होगा, कर्मधारय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चक्र प्राणी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है या तत्पुरुष होगा? तो चक्र प्राणी में आप देखकर बताएंगे कौन सा होगा, बहुव्रीहि है। नेक्स्ट है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। कौन सा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि जल्दी से ये सेशन फिनिश हो पाए। त्रिफला में कौन सा समास होता है? जो त्रिफला है तो त्रिफला में कौन सा समास होगा वो आप हमें देखकर बताइए। कौन सा होगा, अव्ययी भाव होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, कर्मधारय। तो त्रिफला में कौन सा समास होगा, द्विगु समास है। तन मन धन में कौन सा समास होगा ये आप देखकर बताइए। तन मन धन है तो इसमें अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो जो गगनचुंबी है उसमें बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है या कर्मधारय है? तो गगनचुंबी में कौन सा समास है, तत्पुरुष है। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो धक्का मुक्की में द्वंद्व समास है। कौन सा है, द्वंद्व। आजन्म शब्द का उदाहरण है। तो आजन्म एक जो शब्द है वो किसका उदाहरण है? अव्ययी भाव का है, तत्पुरुष का, द्वंद्व का है, द्विगु का है। तो अव्ययी भाव किसका है, किसका है, अव्ययी भाव का। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? आपको बताना है ये जो युधिष्ठिर वर्ड है इस युधिष्ठिर वर्ड में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, अलुक है और कर्मधारय है। तो इसमें कौन सा है, बहुव्रीहि है। जब हमने आपको समास पढ़ाया था तो समास हमने बताया था, कौन से समास की डेफिनेशन भी क्लियरली दी थी। नेक्स्ट मूव करते हैं, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो यहाँ पे जल्दी से देख के बताइए। पीताम्बर है तो पीताम्बर में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, द्विगु। तो पीताम्बर में कौन सा है, बहुव्रीहि है। नरोत्तम में कौन सा समास है? तो यहाँ पे देख के बताइए नरोत्तम में क्या होगा, धर्म, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या द्वंद्व। तो नरोत्तम में कौन सा है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो प्रयोग की दृष्टि से यूज किए जाते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है वो देखकर बताएंगे आप। प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक, विपरीत। तो उनको क्या बोलते हैं, समानार्थक बोलते हैं। ऑलमोस्ट आपका ये फिनिश होने वाला है, कुछ ही क्वेश्चन आप बाकी हैं तो इसको लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है, लंबोदर है। डायरेक्ट आपको आंसर ही बताते हैं ताकि ये जल्दी से फिनिश्ड हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा वर्ड तत्सम होगा, गोधूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो तुर्की भाषा का कौन सा शब्द है, कैंची। और जो तत्सम शब्द पूछा है वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द है वो कौन सा है, वर्षा है तत्सम शब्द। दशानंद किस प्रकार का शब्द है? तो जो दशानंद है वो कौन सा प्रकार का शब्द होगा, यहाँ पे ये बताना है आपको। तो वो होगा योग रूढ़ है। निम्नलिखित में एक तत्सम शब्द है, कौन सा है, अनजान, सच, पत्ता। तो जो तत्सम है वो कौन सा है, घोटक। नेक्स्ट है मगही शब्द है। जो मगही शब्द है वो कौन सा शब्द है आपका, तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है। जो आपका मददी है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तत्सम है। और जो संधि शब्द है वो क्या है आपका, तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है। तो संधि आपकी क्या है, तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष पर बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो इसमें जो पर है वो कौन सा कारक हो जाएगा आपका, अधिकरण। कौन सा कारक हो जाएगा यहाँ पे हमारा, वो आपका यहाँ पे है अधिकरण। तो पर हमारा किस पे आता है, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो इस तरीके से तो पर आता है वो किस पे, अधिकरण का। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? घर से बाहर गया कर्ता होगा, कर्म होगा, करण होगा, आपदान होगा। तो कौन सा होगा, आपदान। करेक्ट क्या है आपका, आपदान। नेक्स्ट है, के लिए किस प्रकार का चिन्ह होता है? के लिए हम लोग किस प्रकार का चिन्ह यूज करते हैं ये हम लोग यहाँ पे बताएंगे। तो के लिए यूज किया जाता है संप्रदान, यानी कि किसके लिए, संप्रदान, देने के लिए संप्रदान। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से जो कारक है वो कौन सा है? तो वृक्ष गिरते हैं,
कर्म है, करण है, अपदान है, अधिकरण है। तो कौन सा है? अधिकरण होगा। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा और ये सेशन आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको ये ज़रा सा भी पसंद आता है और आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू वेरी मच।